and receive your comments. Thank you. Thank you, sir. मुद्दा मांडलेला आहे की चांगल्या लोकांना सपोर्ट केला पाहिजे, त्या संदर्भात एलॉबरेट करून सांगा. अण्णाचा जे ॲजिटेशन आहे तो सर्वात जास्त जोर देत आहेत की भ्रष्टाचारी लोकांना शिक्षा दिली पाहिजे. पण सरकारमध्ये काम केल्यानंतर मी असं बघितलेलं आहे की एक भ्रष्टाचारी व्यक्ती जर 1000दा त्यांनी भ्रष्टाचार केला आणि 1000 कुटुंबांचा त्यांनी जीवन उद्ध्वस्त केला, त्याच्यानंतर कदाचित त्यांना तो सापडण्यात येईल. पण 1000 लोकांचे जे वाईट झालेलं आहे त्यांच्या कोण जबाबदार होणार. म्हणून अत्यंत आवश्यकता आहे की जे प्रामाणिक ऑफिसर आहेत त्यांना पुढे करायच्या. परंतु सरकारची परिस्थिती एवढी वाईट आहे की जर प्रामाणिक ऑफिसर असला मग त्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात जे आहे अटॅक होतात आणि त्यांना बचावण्याकरता अण्णा किंवा त्यांच्यासारखे कुठेही कोणी माणूस परत येत नाही आणि त्यांना जे आहे ते बाहेर काढून टाकतात. 2003ला मी अण्णाचे ॲजिटेशनमध्ये होतो, त्यांच्यासोबत इथेच बसलो होतं जेव्हा त्यांचं अनशन होतं, तेव्हा मी IPSला होतं. माझं एक्सप्लेनेशन कॉल करण्यात आला की तुम्ही कसं का स्टेजवर बसलं. मी म्हटलं की अण्णा अँटी करप्शन ॲक्टिव्हिस्ट आहे, कुठलंही राजनीतिक नाही आणि मी करू शकतो. पण त्याच्यानंतर एवढा हॅरेसमेंट झाला की राजीनामा द्यावा लागला. आणि जेव्हा एका ऑफिसरनी तेव्हा त्यांना काढण्यात येत आहे किंवा त्यांना तंग करण्यात येत आहे, तेव्हा कुठलाही ॲक्टिव्हिस्ट त्यांना वाचवण्याकरता येत नाही. म्हणून मला असं वाटते की जर प्रामाणिक लोक चांगली ठिकाणी राहिले आणि त्यांना त्यांची रक्षा केली आणि त्यांचं प्रोत्साहन झालं, मग भ्रष्टाचार होणारच नाही. शेवटचा प्रश्न, एकूण इथे जे लोकसत्ता आहे की ते आपली व्यवस्थामध्ये सुधार करण्याकरता वेगवेगळ्या प्रकारचे जे लूपहोल्स आहे, नियम आहे, चांगले कायदे आणायचे आणि त्याच्यासोबत असं चांगले कायदे, चांगले लोक जे आहेत त्यांना अंमलबजावणी करायचे. मला असं वाटतं त्यांनी जे धोरण घेतलेलं आहे ते अतिशय चांगलं आहे. पण शेवटला कुठपर्यंत त्यांना यश मिळतील हे आपल्याला समयप्रमाणेच माहीत पडणार. सर, ये जो पूरी पार्टी की बात करें, राजनीतिक पार्टी, क्या रूपरेखा है, किस तरह से देखते हैं आप इस पार्टी? ये राजनीतिक पार्टी जो 2 मुद्दे लेके चल रही है कि जो हमारे कानून हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार के स्कोप हैं उनको किसी तरह से बंद करना, और इसके लिए नए लेजिस्लेशंस और नए तरीके वो अपनाने की चेष्टा कर रही है. ये उनका एक वेलकम स्टेप है. और दूसरा, इसकी जो अमल बजावनी करेंगे उसके लिए अच्छे और ईमानदार ऑफिसर वो आगे लाएंगे. ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है. तो मुझे लगता है अच्छी व्यवस्था, अच्छे लोग यदि चलाएंगे तो शायद इस देश में अच्छा सुधार हो सके. दूसरा सवाल कि BMC इलेक्शन में भी उतरने वाले हैं, किस तरीके से इनका एजेंडा होगा, किस एजेंडे को लेकर चलेंगे? मेरे ख्याल से इनका जो एक एजेंडा है कि जनरली जो है एक देश में अच्छे कानून लाने की, अच्छे लोग उसका जो है अनुपालन करें. और ये जो वेरीफाई कर रहे हैं एंटीसीडेंट्स, तो ये यदि जीत के आते हैं तो BMC में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है उसमें एक, भले ही वो कम संख्या में आए या ज़्यादा संख्या में, ये आगे बताएगा, लेकिन यदि एक ग्रुप उसमें तैयार हो जाएगा जो कि भ्रष्टाचारी लोगों को एक क्वेश्चन करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी लाए, तो मुझे लगता है ये मूव भी जो है काफ़ी इसमें सुधार ला सकता है BMC के भ्रष्टाचार के वातावरण में. सर, बतौर पूर्व IPS अधिकारी और एडवोकेट, आपकी भूमिका इस राजनीतिक पार्टी में, आपकी भूमिका क्या होगी इस राजनीतिक पार्टी? मेरे ख्याल से हम लोग तो बाहर के, हम लोग तो निष्पक्ष लोग हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं हैं. लेकिन यदि एक पार्टी एक नेक एजेंडा लेके आगे चलती है और उसमें नेक लोग हैं, तो मुझे लगता है ऐसे नेकवान लोगों का समर्थन करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए आगे आने के लिए. साहब की अलग है, क्राइम से रिलेटेड है. एक रिपोर्ट है कि मुंबई में जो कन्विक्शन रेट है भारत में वो 9% है, मतलब काफ़ी कम है. 100% में सिर्फ 9% ही है कन्विक्शन रेट. तो क्या वजह देखते हैं इतना कम रेट है और देशों के मुकाबले? मेरे ख्याल से यदि एक हम गहराई से विवेचना करें तो 9% रेट भी जो है, मुझे लगता है कन्विक्शन एक्चुअली रेट उससे भी कहीं, कौन से केस में 9% है? सर, वो ओवरऑल कुछ सर्वे है, कन्विक्शन रेट 9%. मेरे ख्याल से ये जो 9% रेट का आंकड़ा दे रहे हैं ये अपने आप ही बहुत कम है. क्योंकि यदि 1000 क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं तो उसमें आधों के ऊपर तो चार्जशीट ही नहीं जाती है, और बाकी जो लोग हैं जिनके ऊपर दोषारोप पत्र अदालत में पेश कर दिया जाता है
वो यदि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे नहीं छूट पाते तो ज़रूर वो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ साजिश करते हैं कि केस में जो है कुछ ना कुछ कमी ला दी जाए। और जब ये केस चलता है, मुकदमा चलता है, उस समय भी उनकी साजिशें चलती रहती हैं। विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, पुलिस के जो तफ्तीश का ये पैरवी ऑफिसर है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरी पार्टी को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं। और इन सब के बाद जब अंत में जब निकाल लगता है तो जेन्युइन केस का ठीक से इन्वेस्टिगेशन एक तो होता नहीं है, यदि होता भी है तो उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी ला दी जाती है। और जब वो कोर्ट में पेश होता है तो अपने एक कॉन्स्पिरेसी लाके अपनी जो है एक भ्रष्टाचार करते हुए दूसरी पार्टी को मिलाते हुए इस कमजोर केस को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। और इसी की वजह से 100 में से सिर्फ 9 ही लोग कन्विक्ट हो रहे हैं। तो अगर बात करें, अगर इस सिस्टम को इम्प्रूव करना, कन्विक्शन रेट बढ़ानी है, तो क्या समझते हैं, क्या मैकेनिज्म होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कन्विक्शन रेट बढ़ाने की कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो तफ्तीश करते हैं, उनमें एक ईमानदारी का एलिमेंट आना चाहिए। क्योंकि पहले यदि कोई केस होता है वो उस केस को दबा देते हैं, यदि केस नहीं दबा उस पर होता है, अगर रजिस्टर हो जाती है एफआईआर तो उसको इन्वेस्टिगेशन में दबाने की कोशिश करते हैं, वहाँ नहीं होता है तो चार्जशीट के लेवल पे दबाने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं कि वो सोचते हैं कि जो भी हम कर लें हमारा कुछ होता नहीं है। और दूसरा एक जो नेक्सस चल रहा है, नीचे का ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर और वो उसके ऊपर के ऑफिसर के साथ हाथ मिला के चल रहे हैं, जिसे कलूसिव करप्शन कहते हैं। इसकी वजह से नीचे के अधिकारियों में इतना ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कुछ भी गलत करे उनका कुछ नहीं हो सकता। और इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर कर दिया जाता है। और जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर किया उसका कुछ भी नहीं होता। जब कुछ भी नहीं होता है तो बहादुर हो जाता है। और इसी की वजह से जो है कन्विक्शन रेट इतना कम हो रहा है। और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पूछा भी नहीं जा रहा कि आपका केस कमज़ोर क्यों था और क्यों छूटा। ठीक है।